हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। वीडियो नंबर 3। आज का टॉपिक है वेक्टर। और वेक्टर में हमें आज क्या डिस्कस करना है, तो पहले दो वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वीडियो नंबर 1 में, वीडियो नंबर 2 में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज का टॉपिक है उसके ऊपर के क्वेश्चंस। उस वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें जो वेक्टर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर का पूरा टॉपिक है, आप अच्छे से देखना ताकि ये आपको हेल्पफुल हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज अपन पढ़ते हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जो आज बताऊंगा उसमें कैसा है कि ये बातें आप अगर कुछ याद रखोगे तो जिससे क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट्स अपने को पता चलेंगे जो हेल्प करते हैं वेक्टर के क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए। मतलब वेक्टर के क्वेश्चन यानी जैसे वेक्टर जब आप पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो अगर आपको ये सब ट्रिक्स पता होगा तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर का कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो आज अपने को डिस्कस करना है वेक्टर के बारे में, वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं आप इसको। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बराबर। वेक्टर को आपको रिजोल्व करना है। कंपोनेंट मतलब उसका एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है। तो दो तरीके से रिजोल्यूशन पढ़ते हैं, एक तो 2D वेक्टर का और दूसरा पढ़ेंगे अपन 3D वेक्टर का। तो पहले 2D वेक्टर का बात करते हैं। ध्यान देना, अगर कोई वेक्टर मान लो ये कोई एक ब्लॉक है, बराबर। इस ब्लॉक के ऊपर ध्यान से समझना, अपन ये क्या बनाया, मैंने ग्राउंड बनाया। ये एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ, बराबर। ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन। इस फोर्स का एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है। ये फोर्स की वजह से ऑब्वियसली ब्लॉक आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। मतलब मान लो ये पेन है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, तो ये पेन आगे भी जाएगा और ये ऊपर भी जाएगा। बेसिकली ये ऐसे मूव होगा, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी मूव हो रहा है। कौन लेके जा रहा है, ये फोर्स एफ। तो अब अपन क्या चाह रहे हैं, इसको सेपरेट पढ़ना कि आगे लेके जाने वाले फोर्स फोर्स कितना है और ऊपर लेके जाने वाला फोर्स कितना है। दोनों मिलके क्या हो रहा है, ये फोर्स बन रहा है। ठीक है, तो अपने को इस फोर्स को रिजोल्व करना है कि इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है और इसका वाई डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है। तो ध्यान देना, इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, इसको अपन लिखते हैं एफ एक्स। और इसी फोर्स का जो वाई डायरेक्शन में इफेक्ट है उसको लिखेंगे एफ वाई। एक्चुअली में बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ। अपन एफ का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई डायरेक्शन में कितना है, बराबर। ऐसा मत सोचना कि बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, बॉडी के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है वो समझना है। तो एक सिंपल बात बता रहा हूं, इसको आप दिमाग में रखो। अगर आपको जिस भी एक्सिस के साथ एंगल पता है, लेट्स से आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है ये थीटा, तो ये जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और बाकी दूसरा बचा हुआ कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। आप समझे क्या, जिसके साथ आपको मेन फोर्स का एंगल पता है, जिस कंपोनेंट के साथ, या तो आपको एक्स के साथ एंगल पता होगा या तो वाई के साथ, जिसके साथ एंगल पता है उसको क्या लिखने का, मेन कंपोनेंट टाइम्स कॉस थीटा। इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखो, अगर यही मैं डायग्राम बनाऊं, ये सेम डायग्राम बनाऊं, और अब उसमें मैं एंगल किसी दूसरे इसके साथ लूं, तो एक मिनट थोड़ा इसको सेट कर देते हैं अपन। यस, तुम इधर आ जाओ भाई, ध्यान देना। ये बॉडी है सेम, ये ब्लॉक है। अगर आपको ये फोर्स का एक्स के साथ एंगल पता है, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई, ये एफ एक्स और ये एफ वाई। अगर आपको ये एंगल पता है, अगर आपको ये एंगल पता है थीटा, तो अब आप क्या लिखेंगे, जिसके साथ एंगल आपको पता है ना उसको कॉस लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। आप समझे क्या मेरी बात, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो जिसके साथ एंगल पता है आप उसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। अब ये आता कैसे, बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, याद यही रखना है अपने को। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बता देता हूँ अभी तुरंत फटाक से, ध्यान देना। अगर मैं ये फोर्स एफ बनाऊं, ये फोर्स एफ, बराबर, ये फोर्स एफ बनाए, इसका कंपोनेंट देखो, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, ये रहा एफ एक्स, इसका वाई कंपोनेंट इधर है। आप बिल्कुल इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो मैं इसका वाई कंपोनेंट इधर बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बन गया, एफ वाई, ये एफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एफ वाई। ध्यान देना आप इस बातों पे, ये एफ एक्स और ये एफ वाई। अब ये एंगल क्या है, थीटा।
ये एंगल क्या है, थीटा। अब लगाओ यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला या साइन थीटा का, साइन थीटा लिखो, साइन थीटा क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो एफ वाई अपॉन एफ, तो एफ वाई कितना हो गया, एफ साइन थीटा, तो यही बात अपन ने लिखा इधर, एफ वाई क्या है, एफ साइन थीटा, बराबर। सिमिलरली आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट विच इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है, एफ एक्स अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एफ एक्स अपॉन एफ, तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, समझ रहे। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, जिसके साथ आपको एंगल पता है आप उसको क्या लिखेंगे, कॉस। ये आता कैसे वो मैं बता रहा हूँ, बेसिक ज्योमेट्री से आता है, एफ एक्स एफ वाई और एफ का ट्राइंगल बनाया वहां से आया। तो आप क्या बात याद रखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जिसके साथ आपको एंगल पता है उसको क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा। चलिए अभी आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर पे, ये 2D वेक्टर हुआ, अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल है तो उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, तो ध्यान देना, फॉर 3D वेक्टर, 3D वेक्टर के केस में मैं क्यूब बना देता हूँ ताकि ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। मान लो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, इसको आप एक्स मान लो, इस वर्टिकल को वाई और इस एक्सिस को आप जेड मान लो, ठीक है। ध्यान देना इस बात पे। अभी यहाँ पे जो कंपोनेंट लेंगे अपन, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है एफ, वेक्टर बना देता हूँ यहाँ से, ये हो गया वेक्टर एफ, ठीक है, पीछे के डायगोनल से इधर कनेक्टेड है, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये एफ हो गया। इस एफ का एक्स के साथ एंगल कितना है, तो लेट्स से ये एंगल है अल्फा। इस एफ का वाई के साथ एंगल कितना है, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। और इस एफ का जेड के साथ एंगल कितना है, तो लेट्स से दिस इज गामा, बराबर। ये एफ है, इसका एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ एंगल अपने को पता है, अल्फा बीटा और गामा। ये एक्स है, ये वाई है, और ये बाहर जो आ रही है एक्चुअली में ये एक्सिस ऐसे है, ठीक है, जेड। मैं इसको बिल्कुल ऐसे बना देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। नॉर्मली जेड बनाने का आदत अपना ये हो गया, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यही है जेड ना, जो बाहर आ रही है एक्सिस, तो ये हो गया एफ जेड। एफ जेड क्या, जेड एक्सिस हो गई, तो ये एंगल क्या हो गया, गामा, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, गामा। तो एक्स के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ एंगल क्या है, गामा। अब इसको समझ पा रहे शायद, ऐसा मान लो ये एक क्यूब है, बराबर, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसको ऐसे खींच दिया तो क्यूब बन गया, समझ पा रहे हैं ना आप। इस क्यूब के ये डायगोनल से ये मतलब ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, तो ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है, इसको अपन ने कनेक्ट किया, एफ बनाया। इस एफ का एक्स के साथ कंपोनेंट, ये एक्स के साथ, बराबर, इस एफ का वाई के साथ कंपोनेंट, और इस एफ का जेड के साथ कंपोनेंट क्या है वो देखा अपन ने। इस एफ का एक्स में कंपोनेंट क्या है, इस एफ का वाई में कंपोनेंट क्या है, इस एफ का जेड में कंपोनेंट क्या है, समझ रहे हो। ये एफ है, इसका एक्स वाई और जेड में कंपोनेंट क्या है वो लिखना है। तो कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, जिसके साथ एंगल पता है आप उसको कॉस लिखेंगे। तो आपको एफ का एक्स के साथ एंगल पता है, तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ वाई का एंगल भी पता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए, अल्फा, क्योंकि एंगल क्या दिया है, अल्फा दिया है, दिस इज अल्फा। एफ का एक्स के साथ एंगल क्या है, एफ कॉस अल्फा। वाई के साथ क्या है, एफ कॉस बीटा, वाई के साथ एंगल बीटा है, एंड एफ जेड इज एफ कॉस गामा। जेड के साथ एफ का क्या एंगल है, गामा, तो आप लिखेंगे एफ कॉस गामा। अब ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, यानी बेसिकली आपको क्या पूछा जा रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एफ, कॉस बीटा हो जाएगा एफ वाई अपॉन एफ, और कॉस गामा हो जाएगा एफ जेड अपॉन एफ। तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब देखो इसमें एक और बात समझो, आप बिल्कुल इस एफ को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फोर्स एफ है इसका एक्स में जो कंपोनेंट है उसको लिखो एफ एक्स आई, एक्स मतलब आई, एफ वाई जे, वाई में जे, और एफ जेड के।
आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वेक्टर एफ, उसका एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, ये तीनों एफ एक्स एफ वाई एफ जेड मिलके क्या बन रहा है, एफ बन रहा है ना। इस एफ का इफेक्ट एक्स में, वाई में और जेड में कितना है वही लिखा। अगर आपको कोई बोले व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एफ का मैग्नीट्यूड यानी अपन कैसे फाइंड करते थे, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर और एफ जेड स्क्वायर। क्या करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ आई का कोएफिशिएंट के स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जेड के कोएफिशिएंट का, जेड मतलब के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आपको पता है ना, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई एफ जेड है, इसको यहाँ रखेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते, दोनों साइड स्क्वायर कर देते, तो क्या हो जाएगा, एक रिजल्ट आता है, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं वो, दूसरा अब यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी आपको याद रखना है, कभी कभी आ जाता है। तो दोनों जगह का अगर मैं स्क्वायर करूँ, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते, ठीक है, इतना मेरे ख्याल से। दोनों जगह स्क्वायर करूँ, क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। अब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आपको पता है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एफ का स्क्वायर, तो इसको एफ स्क्वायर ही रहने दो, एफ एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, एफ कॉस स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो इन तीनों का स्क्वायर करना है, तो तीनों में एफ है ना, तो मैंने उसको कॉमन बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉर्नर में लिख रहा हूँ, वो दिख रहा है क्या, एक मिनट, चलो एकदम एज पे चले गए, ठीक है, उधर कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा और गामा लिखा, ये एफ से एफ चले जाएगा, तो क्या बचा, ध्यान देना, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये रिजल्ट आप दिमाग में रखें कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, 1 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, 1 होता है। ये भी एक रिजल्ट है जो काम का है 3D वेक्टर के रिजोल्यूशन के लिए, cos square alpha cos square beta plus cos square gamma is 1. What is alpha beta gamma? Is angle made by vector f with x y and z axis, बराबर ना। वेक्टर f एक 3D वेक्टर है, मतलब उसके वो 3 डायमेंशन में है। 2D मतलब जैसे मान लो ये xy प्लेन हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, इसमें जब वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर हो गया, ये एक प्लेन में है, बराबर ना, तो इसको 2D वेक्टर बोलेंगे। जब भी ये वेक्टर इस प्लेन को छोड़ के, आप समझ पा रहे, ये एक प्लेन में, जब भी ये वेक्टर ऐसे आगे चले गया तो ये 3D वेक्टर हो गया, आप समझ रहे। अभी ये x में भी है, y में भी है, और इसका z कंपोनेंट भी है ना, ये आगे भी गया ना, इतना आगे गया, इसका ये जो टॉप था, पहले ये कहाँ था, सिर्फ x और y में था, ये x y में प्लेन में था, ऐसा कहीं भी हो सकता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए ओरिजिन से 2 कोऑर्डिनेट का जरूरत है, x और y। अब ये x y के साथ साथ z में भी चले गया, तो देखो ना, तीनों के साथ अलग एंगल बना रहा है, x के साथ अल्फा बना रहा है, y के साथ बीटा बना रहा है, और सेम ये ऐसे है 3D, तो इधर आगे एक z एक्सिस भी है ना, उसके साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है f अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, क्लियर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन को दिमाग में रखना है, ये रिजल्ट को दिमाग में रखना है। इस रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और रिजल्ट आता है जो साइन के फॉर्म में, उसको भी लिख लेते। तो लिखता हूँ इधर ही मैं, ध्यान देना, कॉस स्क्वायर की जगह ये 1 एज इट इज, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और ये माइनस गामा, इन तीनों को इधर लेके आओ, तो ये 1 उधर चले जाएगा। ध्यान देना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये जो 1 था ये उधर जाएगा, आप ऐसे समझो। तो इधर क्या था, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातें। एक ये रिजल्ट है, इसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा तीनों का एडिशन क्या होता है, 2। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का एडिशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये बातें हुई डायरेक्शन कोसाइन और 3D वेक्टर के रिजोल्यूशन के बारे में। तो वेक्टर रिजोल्यूशन में आपको ये बातें याद रखनी है। पहले अपन ने देखा अगर 2D वेक्टर रहेगा तो उसको कैसे रिजोल्व करना है। तो वेक्टर रिजोल्व का फंडा सिंपल है, जिसके साथ आपको एंगल पता है उसके साथ आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। फिर 3D वेक्टर में उधर भी वही किया, जिसके साथ एंगल पता है, f का x के साथ एंगल पता है ना, तो अल्फा, इसलिए उसको क्या लिखा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा।
बराबर। और फिर वहां से अपन डायरेक्शन कोसाइन समझे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको सवाल आता है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन तो आप ये कर पाने चाहिए। और ये है उनका रिजल्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल ले लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे, ध्यान देना। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर p इज 3i प्लस 4j प्लस 5k, और बोला फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोला फाइंड करने, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान देना, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन। आप क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या लिखा था उधर, एफ एक्स अपॉन एफ ना, तो इधर पी एक्स लिखेंगे अपन, सो इट इज पी एक्स अपॉन पी कॉस अल्फा। कॉस बीटा आप लिखेंगे पी वाई अपॉन पी, और कॉस गैमा लिखेंगे पी जेड अपॉन पी। अब इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है, देखो ये तो पी हो गया, ये कंपोनेंट हो गया आपका पी एक्स, ये हो गया पी वाई जो जे के साथ लिखा है, और जो के साथ लिखा है वो हो गया पी जेड। और अब पी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, तो लिखो पी एक्स क्या है, पी एक्स इज 3, और इस पी यानी इस पूरे का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिमिलरली पी वाई क्या आएगा, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ वही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बिल्कुल आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज 3 अंडर रूट 50, ये कितना हो गया 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25, और ये 25 रूट 50, ये 4 अंडर रूट 50, और ये हो गया 5 अंडर रूट 50। ये क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें हुई। अब इसमें एक और पॉइंट समझना है जो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये एक खास बात है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, समझना, यूनिट वेक्टर ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, इसीलिए उसका नाम यूनिट है। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, 1 यानी यूनिटी, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, किसका, यूनिट वेक्टर का। तो ये तो एक बात हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का, रिप्रेजेंटेशन का अलग तरीका है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, ये क्या है, वेक्टर ए, तो इसका यूनिट वेक्टर बनेगा ए कैप। सो यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कैप। इसको आप क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बार। ये किसका यूनिट वेक्टर है, ए बार का, बराबर। अब क्या होता है यूनिट वेक्टर, एक बात अपने को समझना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी मॉड ए का वैल्यू, मॉड ए कैप का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मॉड ए कैप इज 1। ए बार 1 नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ए बार का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, बट मॉड ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अब मॉड ए और ए बार में क्या रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, ए कैप इज व्हाट, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या आया, यूनिट वेक्टर फाइंड किया आपने। अब इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, दोनों का डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। ये यूनिट वेक्टर है, किसका यूनिट वेक्टर है, ए का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, 1 है। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन होता है ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में। मतलब अगर आप ए बार का यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं तो ए कैप यानी यूनिट वेक्टर हो गया, उसका डायरेक्शन ए बार के डायरेक्शन में होगा। अगर आप पी लिख रहे हैं, वेक्टर पी, उसका यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं यानी पी कैप, तो पी कैप का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, पी के डायरेक्शन में। अगर आप लिख रहे हैं क्यू कैप, यानी उसका डायरेक्शन वेक्टर क्यू के डायरेक्शन में होगा। तो ये बातें बिल्कुल दिमाग में रखें। अगर आप वेक्टर लिख रहे हैं ए बार प्लस बी बार, उसका यूनिट वेक्टर आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन ए बार प्लस बी बार के डायरेक्शन में होगा। ध्यान से समझो, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लूंगा, अभी मेरी बातें सिर्फ सुनते जाओ आप। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is in the direction of original vector, direction of original vector।
यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है? ओरिजिनल वेक्टर के। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है? यूनिट वेक्टर का। मतलब ए बार और बी बार, मान लो ए बार इधर जा रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर भी इधर जाएगा। बी बार अगर डाउनवर्ड है तो बी कैप भी डाउनवर्ड होगा। समझ में आ रहा है ना? बी बार का मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, लेकिन बी कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? चलो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो यूनिट वेक्टर के लिए। इधर तक जो जो लिख रहे हैं आप लिखते आओ। अब खास बात, अगर दो वेक्टर के बीच में आप इक्वल टू का साइन लिख रहे हैं ना, दो वेक्टर के बीच में क्या लिख रहे हैं अपन? इक्वल टू का साइन। दो वेक्टर के बीच में अगर अपन इक्वल टू का साइन लिख रहे हैं, उस बात का क्या मतलब होता है? अगर मैं लिख रहा हूं ए बार इक्वल टू बी बार, ध्यान देना, ए बार इक्वल टू बी बार, मतलब ए और बी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वाइज सेम है। ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही है, उनका डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर हो गया? बराबर। मतलब अपन दो वेक्टर को इक्वल तभी लिख सकते जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। अगर मैं लिख रहा हूं मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी का डायरेक्शन हमें नहीं पता इक्वल है या नहीं। अगर आप ये वाली लाइन लिख रहे तो मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है। उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन हमें नहीं पता। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल के लिए लिखूं ए बार इक्वल टू 3i प्लस 4j, यानी x में 3 y में 4, इसका मॉड ए कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5। दूसरा मैं लिखूं वेक्टर b, इसको लिखूं मैं 4i प्लस 3j। अब इसका डायरेक्शन अलग है, इसका x में 4 है, y में 3 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? 5। क्या दोनों वेक्टर इक्वल है क्या? नहीं, उनके मैग्नीट्यूड सेम है। ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये जो खुद वेक्टर है वो दोनों अलग अलग है। तो इस एग्जाम्पल में यू कैन राइट मॉड ए बार इक्वल टू मॉड बी बार, बट यू कैन नॉट राइट ए बार इक्वल टू बी बार। ये आप नहीं लिख सकते इस एग्जाम्पल में। आप समझे? ये एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। तो दो वेक्टर को इक्वल हम कब लिख सकते हैं? जब वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो। बराबर ना? जब वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो? सेम हो, तभी आप दो वेक्टर को इक्वल टू लिख सकते हैं। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन इक्वल लिख सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो। जैसे ये एग्जांपल में दोनों का 5 मैग्नीट्यूड है तो वो लिख सकते हैं अपन। मेरे को बताओ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 रहेगा, चाहे वो कोई भी यूनिट वेक्टर हो, ए कैप हो, बी कैप हो, सी कैप हो। तो आप कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वेट कर ही सकते हैं। समझ रहे? आप किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल लिख सकते हैं। यू कैन ऑब्वियसली राइट ए कैप और बी कैप, और विच इज इक्वल टू सी कैप, डी कैप, आप जो भी लिखना चाहो। हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो आप ये बात तो लिख ही सकते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम होगा। किसका? यूनिट वेक्टर का। अब बात करते हैं डायरेक्शन पे। अगर ए और बी दो वेक्टर है, या पी और क्यू ले लो। मान लो वेक्टर पी इधर जा रहा है, क्यू भी उधर जा रहा है। ध्यान से समझना, पी और क्यू का डायरेक्शन सेम है। पी और क्यू का क्या सेम है? डायरेक्शन। अगर पी और क्यू का डायरेक्शन सेम है, पी कैप इक्वल टू क्यू कैप तो हमेशा होगा। ध्यान से सुनना, पी कैप और क्यू कैप तो हमेशा ही इक्वल होगा। ये तो होगा ही होगा, चाहे डायरेक्शन सेम हो या ना हो। बराबर ना? लेकिन अगर पी और क्यू का डायरेक्शन सेम हो गया, पी और क्यू का क्या सेम हो गया? डायरेक्शन सेम हो गया, तो आप ये लाइन के साथ साथ ये लाइन भी लिख सकते हैं कि पी कैप इक्वल टू क्यू कैप। ये आप तभी लिख सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड तो सेम होता ही है यूनिट वेक्टर का। ये लाइन आप तभी लिख सकते हैं जब पी और क्यू क्या हो? पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ पा रहे? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये जो भी मैंने अभी तक बताया उसको एक लाइन में समराइज करते हैं। इफ टू वेक्टर आर इन अ सेम डायरेक्शन देन वी कैन इक्वेट देयर यूनिट वेक्टर। क्या बोला? अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उनके यूनिट वेक्टर को इक्वेट कर सकते हैं। बराबर? इफ टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन वी कैन इक्वेट देयर यूनिट वेक्टर। इधर लिख देता हूं, if two vector are in same direction we can equate their unit vector. If two vector are in same direction we can equate
their unit vector. We can equate their unit vector or their unit vector are equal. बराबर कब? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, या आप इसको बोल सकते हैं दो वेक्टर पैरेलल है. बराबर. तो ये लाइन यूनिट वेक्टर के बारे में जो भी लिखा हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में रखें. इसी लॉजिक पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ. देखो इसको मत भूल जाना भाई, यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. इट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा. आप किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड इक्वेट कर सकते हैं, मतलब ये लाइन आप किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए लिख सकते हैं. जिधर भी कैप हो जाए मतलब मॉड 1 हो गया, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया. अगर उन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं आगे, पी कैप इक्वल टू क्यू कैप. ये कब लिख सकते हैं? जब डायरेक्शन भी सेम हो. मैग्नीट्यूड तो सेम होता ही है यूनिट वेक्टर का. तो इस सबको समराइज करते हुए एक लाइन, इफ टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन वी कैन इक्वेट देयर यूनिट वेक्टर. बराबर. अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. इधर आओ, देखो इधर क्या दे रखा है, ये नहीं है, इसके पीछे का है शायद. हाँ, फाइंड वेक्टर विच इज पैरेलल टू पी बार. फाइंड वेक्टर विच इज पैरेलल टू पी बार मतलब एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू बार. ध्यान से समझना, आपको वो वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू के इक्वल है और जिसका डायरेक्शन किसके इक्वल है? पी के इक्वल है. तो ठीक है भाई, अपन उस वेक्टर को क्या नाम दे देते? ए बार नाम दे देते. लेट दैट वेक्टर बी ए बार. बराबर. तो ए बार का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है. ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू क्यू. तो ठीक है, मॉड ए मिल जाएगा अपने को. व्हाट इज मॉड क्यू? ये रहा क्यू. आप लिखेंगे इसको √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. बराबर. यहाँ से क्या मिल जाएगा? मॉड ए मिल जाएगा. मेरे ख्याल से ये 625 होगा. 625 होगा तो मॉड ए आ जाएगा आपका 25. ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना है, आपको वेक्टर ए फाइंड करना है. बराबर ना. फाइंड वेक्टर विच इज पैरेलल टू पी बार एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू. मतलब जो वेक्टर पी को पैरेलल है और उसका मैग्नीट्यूड क्यू के इक्वल है, वो वेक्टर कौन सा है ये बताना है. तो उस वेक्टर का को अपन ने क्या नाम दे दिया? ए. लेट दैट वेक्टर बी ए. तो ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है. तो ए का मैग्नीट्यूड मिल गया. अब ए का डायरेक्शन किसके इक्वल है? पी के इक्वल है ना. ए का डायरेक्शन इज इक्वल टू पी. if two vector are in same direction we can equate their unit vector. If two vector are in same direction, if two vector are in same direction we can equate their unit vector. हम उनके यूनिट वेक्टर को इक्वेट कर सकते हैं, देयर यूनिट वेक्टर. यानी यहां पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, कौन पैरेलल है, कौन सेम डायरेक्शन में? वेक्टर ए और पी. तो आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज सेम एज यूनिट वेक्टर ऑफ पी. बराबर. यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. इधर क्या लिखेंगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. बराबर. ये पी का यूनिट वेक्टर हो गया, ये ए का यूनिट वेक्टर. दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए अपन उनके यूनिट वेक्टर को इक्वेट कर पा रहे हैं. आपको क्या फाइंड करना है? ए बार. ठीक है, तो इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं. ए बार फाइंड करना है आपको. मॉड ए आपको पता है, अभी अभी आपने फाइंड किया कितना है? 25. तो मॉड ए की जगह 25 रखो. पी दे रखा है 3i प्लस 4j. व्हाट इज पी? 3i प्लस 4j. व्हाट इज मॉड पी? मॉड पी क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड ना. निकालो कितना आता है. मॉड पी इक्वल टू √of 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया? √25 विच इज इक्वल टू 5. यानी मॉड पी आ गया 5. मॉड पी का वैल्यू कितना आया? 5. तो यहाँ 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 25. क्या हो जाएगा ये 5 गया तो मॉड ए आ गया 5 टाइम्स 3i प्लस 4j, जिसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं मॉड ए इक्वल टू 15i प्लस 20j. ये क्या आ गया आपका? मॉड ए. दिस इज व्हाट वेक्टर ए. 15i प्लस 20j. ये है अगर दो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो अपन उनका यूनिट वेक्टर इक्वेट कर सकते हैं. मैं कैमरा देख रहा था, सब सही चल रहा है कि नहीं. चलिए, तो ये एक बात हुआ इसका. अब कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं अभी अपन. ठीक है, जैसे यहाँ पे आओ, इधर आओ. देखो इसमें क्या बोला है? ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस
बी बार। इसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान देना, मैं यहाँ सोल्यूशन लिखता हूँ। क्या करना है अपने को? ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार, ब्रैकेट ओपन करो, ए बार को ए बार से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार माइनस है, ये ए बार ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए बार ए से, ए बार अभी बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बार डॉट बी बार, अब बी बार ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी बार डॉट ए बार, अब बी बार से होगा तो माइनस बी बार डॉट बी बार। अब अपने को ये वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको इसके पहले का लेक्चर याद है, आपने देखा है, नहीं देखा तो आप जाके देखो, उधर मैंने एक बात बताया था, किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए बार डॉट ए बार क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये दोनों तो कट जाएंगे, ये प्लस ए भी हो गया, ये माइनस बी, एक प्लस है एक माइनस है, ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए होता है, ये जीरो, मतलब अभी यहाँ क्या बचा? माइनस। सेम किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये बात समझ आया? तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया? इसका जो आंसर है बेसिकली यहाँ इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो। अगर ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार है, ये अगर इक्वल टू जीरो है तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये तो जीरो हो ही गया, ये भी जीरो, तो ए बार माइनस बी बार इट इज नथिंग बट ए बार इक्वल टू, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ये लाइन समझ रहे हैं आप? ए इक्वल टू क्या हो गया? बी हो गया, मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। बिल्कुल, ऑप्शन सी आप टिक मारेंगे यहाँ पे, समझ रहे ना? ए इक्वल टू बी मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। तो यहाँ क्या बताना चाह रहा था? ये पॉइंट, किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर होता है, किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, समझ रहे? तो ये एक क्वेश्चन है। आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ पी बार प्लस क्यू बार डॉट पी बार क्रॉस क्यू बार। देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे मिलता है? कर्ल द फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। अब देखो पी प्लस क्यू, ये और ये समझना है इस बात को। जैसे मान लो ये वेक्टर पी है और ये क्यू हो गया, ये जो मेरा फिंगर है ये क्या है? क्यू है, तो ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है? या इसको ऐसे बना देते, ठीक है? आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का पी है और ये फिंगर क्या है? क्यू है। तो पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनके बीच में ही कहीं तो आता है रिजल्टेंट हमेशा। तो पी प्लस क्यू किधर होगा? इधर किधर तो होगा, मतलब ये जो पूरा वेक्टर है पी प्लस क्यू, ये पी है और ये क्यू है, इसके बीच में कहीं तो होगा पी प्लस क्यू। अब पी क्रॉस क्यू किधर होगा? कर्ल द फिंगर फ्रॉम पी टू क्यू, थंबनेल पॉइंट, यानी पी क्रॉस क्यू नीचे है और पी प्लस क्यू इधर है। तो पी प्लस क्यू और पी क्रॉस क्यू में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो ध्यान देना, ये मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया मैंने, अब इसमें एक बनाओ पी, मान लो ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, बराबर? तो पी प्लस क्यू किधर आएगा? इनके बीच में कहीं तो ये होगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। पी क्रॉस क्यू किधर आएगा? वो यहाँ आएगा, ठीक है? ये आएगा पी क्रॉस क्यू, ये बनाया आपने पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू के लिए क्या करेंगे? कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम पी टू क्यू, थंबनेल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू और पी प्लस क्यू में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। लेक्चर नंबर 2 में बताया है, नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो उसको। पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ही कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मैं बोल रहा हूँ आप जाके देखो, व्यू बढ़ाओ। व्यू बढ़ाने अपने को वो बात सही है, पी प्लस क्यू डॉट पी क्रॉस क्यू, लेकिन आपका टाइम वेस्ट मत करो। पी प्लस क्यू और पी क्रॉस क्यू, ये एंगल 90 हो गया। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। अब सीधा सीधा लिखेंगे, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये पी प्लस क्यू आ गया, ये पी क्रॉस क्यू आ गया, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। ये लिखा था उधर, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू जीरो इफ ए बार इज पैरेलल टू बी बार, सॉरी इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो ये अपन ने यहाँ से टिक मारा। आगे इधर भाई एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये मान लो ए है, ये बी है, तो ये ए बार हो गया, बी बार हो गया, ए क्रॉस बी कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना,
आप समझ रहे हैं ना। इसमें देखो मैं यहाँ वापस बना देता हूँ। मान लो ये एक प्लेन बनाया मैंने, ये ए बार है और ये बी बार है, तो ए क्रॉस बी कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ए और बी को भी तो परपेंडिकुलर है, ये ए हो गया ये बी हो गया। ए क्रॉस बी कहाँ आएगा, नीचे ना भाई, ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ए क्रॉस बी उसको परपेंडिकुलर बन रहा है ना। तो इधर भी वही कहानी है, ए क्रॉस बी ए को परपेंडिकुलर है, तो इधर भी आंसर क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट इज 0, बराबर ना। ए क्रॉस बी, ये तो नोट लिखा था उधर, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। ए क्रॉस बी ए बार और बी बार को तो परपेंडिकुलर होता ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इधर ध्यान देना, अगर मॉड ए बार प्लस बी बार इक्वल टू मॉड ए बार माइनस बी बार है, इस केस में ये तभी इक्वल होता है जब ए और बी के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, बराबर। ये आपको दिमाग में रखना है। ए बार प्लस बी बार इक्वल टू मॉड ए बार माइनस बी बार, बिल्कुल आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना, अभी प्रूव कर देते हैं। क्या लिखा है, मॉड ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मॉड ए बार माइनस बी बार। मॉड यानी मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड यानी इसका रिजल्टेंट ना। ये क्या निकालेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये किधर बताया, लेक्चर नंबर 1 में मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे, वेक्टर एडिशन का और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, दोनों जगह स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये काटो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, माइनस 2ab इधर आके क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा ना। ये भी 2ab वो भी 2ab, तो ऐड हो जाएगा 4ab कॉस थीटा। इधर क्या बचा, 0, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0। कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री, बराबर। तो अगर ये लाइन लिखा हुआ है, इसका एक ही मतलब है कि ए और बी क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ए और बी क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच का एंगल 90 है। अभी यहाँ ध्यान दो, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार है और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जो मैग्नीट्यूड ए का है वही बी का और वही आर का है, उस केस में ए और बी के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री। उस केस में ए और बी के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ये कुछ पॉइंट है वेक्टर के जो आपको पता होने जरूरी है ना। सेम इसी तरीके से करेंगे, आप मॉड आर फाइंड करो, आर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बराबर। ये क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला। अब सब इक्वल है ना, जो आर है वही ए और वही बी है, तो आप सबकी जगह एक लेटर लिख दो, क्योंकि तीनों इक्वल है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर की जगह भी ए लिख दे रहा हूँ, ए की जगह तो ए है ही, बी की जगह भी ए लिख दिया मैंने, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी यानी ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये तो कट गए, तो मिटी गए, कटेगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर गया तो ये 0 और इधर एक ए स्क्वायर बचा। तो मैं एक लाइन लिखूँ यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये ए स्क्वायर इधर आ जाएगा ऐसे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर इधर आया तो माइनस हो गया, फिर ये ए स्क्वायर कट जाएगा, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्या बचा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। कॉस का वैल्यू माइनस हाफ कब होता है, जब थीटा 120 डिग्री हो। जब थीटा कितना हो, 120 डिग्री हो, तब कॉस का वैल्यू क्या होता है, माइनस हाफ होता है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है भाई, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। अगर मॉड ए बार प्लस बी बार इक्वल टू मॉड ए बार माइनस बी बार है, मतलब ए और बी में 90 का एंगल है, रिजल्टेंट इक्वल टू ए बार प्लस बी बार और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए और बी में एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। चलिए ये अपन कर चुके हैं। अब ये एक आखिरी सवाल, पी बार प्लस क्यू बार दे रखा है आपको, एंगल मेड बाय पी बार प्लस क्यू बार विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है। तो पहले फाइंड करते हैं व्हाट इज पी बार प्लस क्यू बार, उसको आर बोल देते हैं। लेट आर बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, यानी आपको आर का एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ। तो आर है कितना, ये लिखते हैं,
पी और क्यू को ऐड करो, इनको ऐड करो, 4i प्लस आई, 5i माइनस 4j प्लस 3k, बराबर ना। इनको ऐड करोगे तो यही आएगा, ये आर हो गया। मतलब आपको इसका एंगल फाइंड करना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक काम करो ना, एक्स एक्सिस यानी क्या हो गया, ये आर बार हो गया, उसको क्या बोल देते हैं अपन, ए बार बोल देते हैं। ए बार इक्वल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी आई कैप, 0j प्लस 0k, बराबर ना। ये वो वेक्टर हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव बोला रहता तो माइनस आई लिखते हैं, वाई एक्सिस बोला रहता तो आई की जगह 0i j प्लस 0k लिखते हैं, जेड बोला रहता तो 0i 0j 0i 0j और k लिखते हैं जेड के लिए। यूनिट वेक्टर बोला है। फाइंड द एंगल मेड बाय पी बार प्लस क्यू बार विथ एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब आपको एंगल निकालना है कि P प्लस क्यू का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है। मतलब आपको R और A के बीच में एंगल निकालना है। R क्या हो गया, P प्लस क्यू, A क्या हो गया, एक्स एक्सिस, क्योंकि I है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल सही। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो आप क्या करेंगे, R बार डॉट A बार क्या होगा, मॉड R मॉड A कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल है, R और A। व्हाट इज R, P प्लस क्यू, व्हाट इज A, X, यानी आपको थीटा फाइंड करना है। R बार कितना है, ये रहा, लिखते आते, 5i माइनस 4j प्लस 3k डॉट, ए बार क्या है, i प्लस 0j प्लस 0k इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड r यानी इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और रूट, ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया, r का। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और ये कॉस थीटा एज इट इज। अब इधर क्या करते हैं अपन, आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई से आई मल्टीप्लाई होगा, जे से जे और के से के को मल्टीप्लाई करने है ना। तो करते हैं मल्टीप्लाई इसको, आई से आई, जे से जे और के से के को, ठीक है। अब मैं सब लाइन मिटा रहा हूँ, तो आई से आई मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा, 5, जे से जे तो 0, के से के तो 0, ये कितना हो गया, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 25, रूट 50 हो गया। ये क्या हो गया, रूट 1 हो गया। तो ठीक है भाई, इसको 1 लिख सकते हो, कॉस थीटा। रूट 1 क्या होता है, 1 ना, तो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 5 अपॉन रूट 50। तो इधर लिखते हैं कॉस थीटा इज 5 अपॉन रूट 50। क्या आ गया, कॉस थीटा इज 5 अपॉन रूट 50। इसको थोड़ा शायद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन राइट 5 अपॉन 5 रूट 2 लिख सकते हैं, कॉस 50 रूट 50 इज 25 टू ज़ा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1 बाई रूट 2, बराबर ना। 5 तो चले गए, 5 से 5 चले गए, तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। कॉस का वैल्यू 1 बाई रूट 2 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लो, मैं साइड में इसलिए हो जाता हूँ ताकि आप लिख पाओ, पॉज करके उसको अच्छे से लिखना है। तो ये लेक्चर इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे शायद मोशन इन प्लेन। तो कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय एंड कीप डूइंग वेल।